सब लोग अचानक एक अपोकलिप्टिक सर्वाइवल गेम में ट्रांसपोर्ट हो गए। लोग सुपर पावर्स के लिए पागलों की तरह लड़ने लगे। मैं अकेला था जिसने अनलिमिटेड मनी चुना। सब मुझ पर हंसने लगे और मुझे बेवकूफ कहने लगे। उन्होंने कहा कि अपोकलिप्स में पैसों की कोई कीमत नहीं होगी। लेकिन उन्हें असली सच्चाई का अंदाजा नहीं था। जॉम्बीज असली खतरा नहीं थे, बल्कि सुपर पावर्स वाले जिंदा इंसान उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थे। फिर सिस्टम का अनाउंसमेंट हुआ। हम 300 प्लेयर्स को सीधे इस गेम में डाल दिया गया। सिस्टम ने बताया कि हम सब असल दुनिया में मर चुके थे। अब हमें दूसरी जिंदगी पाने के लिए इस अपोकलिप्टिक गेम के अंत तक सर्वाइव करना होगा। इसके बाद अगला फेज शुरू हुआ, स्टार्टिंग आइटम्स चुनने का। मैंने शेल्फ पर रखी चीजों को देखा। ज्यादातर रैंडम सुपर पावर्स थी। बाकी लोग उन्हें लेने के लिए पागलों की तरह लड़ रहे थे। मैं सीधे लिस्ट के आखिरी पेज पर गया। सबसे नीचे मुझे एक कॉइन दिखा जिस पर एंडलेस वेल्थ लिखा था। मैंने बिना सोचे समझे उसे तुरंत उठा लिया। मेरा क्लास मॉनिटर वांग टैंग, जो मेरे साथ आया था, उसने माइंड कंट्रोल चुना। मुझे कॉइन लेते देखकर वो मेरा मजाक उड़ाने लगा। मार्क, तू सच में पैसों के लिए इतना पागल है? दुनिया खत्म होने वाली है, पैसे का क्या करेगा? मैं जवाब देता उससे पहले ही वो क्लास ब्यूटी लू रुयन की तरफ मुड़ गया। उसने पावर ऑफ लव चुना था। मैं हर इंसान को अपने प्यार में गिरा सकती हूं। जॉम्बीज भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सच्चा प्यार मुझे बचाएगा। मैं जरूर सर्वाइव करूंगी। जब सभी आइटम्स चुने जा चुके, सिस्टम ने फिर से अनाउंसमेंट किया और सबको 1 साल का समय दिया अपनी एबिलिटीज को ट्रेन करने और आने वाली लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए। अपोकलिप्स मोड 12 महीनों बाद शुरू होगा। इस गेम से सिर्फ एक ही विजेता बाहर निकलेगा। केवल आखिरी जिंदा बचा इंसान ही ग्रैंड प्राइज हासिल करेगा। ये नियम सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। जो लोग पहले टीम बनाने की सोच रहे थे, अब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। इस सर्वाइवल गेम में कोई दोस्त नहीं था, हर कोई दुश्मन था। मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैं तुरंत वहां से ऑन कर गया और अपनी अपोकलिप्स सर्वाइवल प्लान शुरू कर दी। मैंने वर्ल्ड मैप देखा और अपनी नजर एक सुनसान आइलैंड पर टिका दी। प्राकृतिक समतल क्षेत्र था जो हवाई पट्टी बनाने के लिए बिल्कुल सही था। चारों तरफ पहाड़ थे जो प्राकृतिक सुरक्षा दे सकते थे। मैंने 1 अरब खर्च करके उस द्वीप को पूरी तरह खरीद लिया। मैंने उसका नाम फ्यूचर आइलैंड रख दिया और दावा किया कि मैं इसे पर्यटन के लिए विकसित कर रहा हूं। मैंने एक ही बार में 10 विशाल क्रूज जहाज खरीद लिए। उन एनपीसी के साथ निर्माण के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और सभी भारी मशीनरी और निर्माण सामग्री द्वीप पर भेज दी। मैंने एनपीसी अधिकारियों से सख्त एनडीए साइन करवाए। उन्हें भी नहीं पता कि फ्यूचर आइलैंड वास्तव में कहां है। जैसे ही क्रूज जहाज फ्यूचर आइलैंड पहुंचे, मजदूरों ने एक अस्थायी हवाई पट्टी बनानी शुरू कर दी। फिर मैंने 100 विमानों को चार्टर किया ताकि दुनिया भर से निर्माण मजदूरों को लाया जा सके। वे मजदूर दिन रात कड़ी मेहनत करने लगे। फ्यूचर आइलैंड को पूरी तरह गुप्त रखने के लिए मैंने पहले से सिग्नल जैमर खरीद लिए और सभी मजदूरों के फोन जब्त कर लिए। मैंने उस द्वीप पर 10 अत्यधिक मजबूत किले बनाए। सभी सामग्री उच्चतम गुणवत्ता की थी जो 12 तीव्रता के भूकंप को भी सहन कर सके। हर किले का बाहरी हिस्सा छिपाने के लिए कैमोफ्लाज किया गया था, जिससे सैटेलाइट ऊपर से कुछ भी नहीं देख सकते। लेकिन यह सब सिर्फ एक दिखावा था। असली प्रलयकालीन बंकर जमीन के नीचे था। वो बंकर परमाणु हमलों और जैव रासायनिक हमलों को भी झेल सकता था। यहां तक कि सुरंग बनाने वाले ज़ॉम्बी भी 5 मीटर मोटी स्टील को नहीं तोड़ सकते। ऊपरी किलों से जमीन के नीचे जाने के लिए गुप्त रास्ते बनाए गए थे, लेकिन वे बहुत संकरे थे। एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति ही जा सकता था। अंदर यह एक भूल भुलैया जैसा था। अगर कोई सही रास्ता ढूंढ भी ले तो मुख्य दरवाजे तक पहुंचने के बाद भी रास्ते में लगे जाल से बचना आसान नहीं था। अगर एक रास्ता नष्ट हो जाए तो मैं दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करके फिर से सतह पर आ सकता था। प्रलय के समय ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिजली की समस्या को हल करने के लिए मैंने द्वीप पर पवन टरबाइन लगाए। साथ ही ज्वारीय और परमाणु ऊर्जा जनरेटर भी लगाए। पानी का प्रबंध भी आसान था। मैंने वर्षा जल संग्रह प्रणाली और समुद्री पानी को इस्तेमाल करने की व्यवस्था की। डिसैलिनेशन सिस्टम लगाए। यहां तक कि भूमिगत जल शुद्धिकरण उपकरण भी लगाए, जो दूषित अपोकैलिप्स के पानी को पीने योग्य बना सकते हैं। साथ ही तुरंत उच्च तापमान स्टेरिलाइजेशन, तुरंत निम्न तापमान स्टेरिलाइजेशन, अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन और केमिकल स्टेरिलाइजेशन उपकरण भी लगाए गए। एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बंकर के सीवेज को संभालने के लिए विशेष रूप से बनाया गया, संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए। सभी दीवारों को वाटरप्रूफ किया गया। ब्लास्ट डोर्स बंद होने पर पूरी तरह एयरटाइट सील हो जाते हैं। भूमिगत ड्रेनेज सिस्टम बहुत मजबूत है। मैंने कई एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाए, जिससे अंडरग्राउंड शेल्टर में हमेशा साफ और भरपूर हवा बनी रहे। इसके अलावा मैंने 1 लाख ऑक्सीजन कैनिस्टर भी जमा किए ताकि जरूरत पड़ने पर खुद को अंडरग्राउंड शेल्टर में सील कर सकूं। मैंने 12 अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए ताकि अगर 1 या 2 फेल हो जाएं तो बाकी काम संभाल सकें। हर कंपार्टमेंट का अपना अलग काम है।
इनमें से 3 में नवीनतम ऑटोमेटेड फार्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो सब्जियां उगाने, मछलियां पालने और मुर्गियां रखने में सक्षम है। मैंने 2 वेयरहाउस में 10 साल तक चलने के लिए पर्याप्त सप्लाई जमा की, दवाइयां, खाना और पानी। जब भी एनपीसीज को मेरे निर्माण पर शक हुआ, मैंने उन्हें टिप देकर चुप करा दिया। इसके बाद मैं ईगलैंड गया और भारी हथियार खरीदे, जिनमें मोबाइल कॉम्बैट रोबोट्स और रिकॉनेसेंस ड्रोन शामिल थे। और क्योंकि मैं बहुत पैसा खर्च कर रहा था, मैंने ब्लैक मार्केट के जरिए 2 न्यूक्लियर वॉरहेड भी हासिल कर लिए। कहीं एक खाड़ी में मैंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और एक जेट छिपा दिया। अंडरग्राउंड बंकर में एक टनल बनाई गई है, जो सीधे सबमरीन डॉक तक जाती है, ताकि क्षमता रखने वाले खिलाड़ी द्वीप तक न पहुंच सकें। मैंने मूल द्वीप के आसपास आर्टिफिशियल रीफ्स लगवाए, ताकि कोई भी बड़ा जहाज पास आए तो फंसकर डूब जाए। पूरे तट और आसपास के पानी में इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई गई। हर जगह विस्फोटक लगाए गए। मैंने रडार सिस्टम भी स्थापित किए, ताकि द्वीप के पास आने वाली किसी भी चीज का पता लगाकर समय रहते उसे खत्म किया जा सके। मैंने आसमान में एक विशाल इलेक्ट्रिक ग्रिड भी स्थापित किया। संक्रमित पक्षियों को द्वीप पर उतरने से रोकने के लिए व्यवस्था की गई थी। केवल 1 साल में द्वीप की सुरक्षा पूरी तरह से तैयार हो गई। अपने दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए मैंने दुनिया भर में पर्यटन स्थलों के विकास का दिखावा भी किया। असल में वे रिजॉर्ट्स बैकअप लोकेशन थे, जहां मैं बिना ईंधन भरे उड़कर पहुंच सकता था। आखिरी बैच के एनपीसीज को भेजने के बाद मैं द्वीप पर अकेला रह गया। मैंने एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी खरीद ली और कक्षा में मौजूद 6000 से अधिक सैटेलाइट्स पर नियंत्रण कर लिया, सिर्फ अपना इंटरनेट कनेक्शन चालू रखने के लिए। उस 1 साल के दौरान मैंने दुनिया भर में एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियां भी खरीद ली। फिर आखिरी हफ्ते में मैंने सभी हवाई जहाजों और जहाजों को नष्ट करने का आदेश दे दिया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि सबसे अमीर आदमी ने लंबी दूरी के परिवहन को खत्म कर दिया है। एनपीसीज को लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन केवल खिलाड़ी ही समझ पाए। ये वैश्विक टाइकून उनका भी प्रतियोगी था। खिलाड़ियों के चैट इंटरफेस पर एक नोटिफिकेशन आया। वांग तांग ने मुझसे पूछा, मार्क, वो ग्लोबल टाइकून तुम ही हो, है ना? वो अकेला था जिसने मुझे अनंत धन चुनते देखा था, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। 1 हफ्ते बाद प्रलय आ गया। जिन खिलाड़ियों ने अपनी क्षमताओं को पूरी तरह विकसित कर लिया था, वे कार्रवाई के लिए तैयार थे। 300 खिलाड़ियों के नाम और आईडी सार्वजनिक स्क्रीन पर दिखाई दिए। मैं नंबर 99 पर था, वांग तांग नंबर 100 पर और लू यान नंबर 101 पर था। ध्यान दें, प्रलय शुरू हो चुका है। यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक केवल एक खिलाड़ी बचा रहेगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि प्रलय की शुरुआत पूरी दुनिया में मूसलाधार बारिश से होगी। लगातार कई दिनों तक हुई बारिश ने भयानक बाढ़ ला दी। फ्यूचर आइलैंड भी इससे प्रभावित हुआ, लेकिन द्वीप छोटा था, इसलिए बादल 2 दिन में आगे बढ़ गए। मुझे अपने भूमिगत बंकर में छिपने का मौका भी नहीं मिला। वे सभी शक्तिशाली खिलाड़ी पूरी तरह चौंक गए। वे इस दुनिया में बिना पैसे के आए थे। पूरे साल वे अपनी शक्तियों का अभ्यास करते रहे और साथ ही पैसे कमाने के लिए संघर्ष करते रहे। उनकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने जो सामान जमा किया था वो बहुत ही कम था। केवल कुछ खिलाड़ी जिन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपराध के लिए किया, वे ही एक विला हासिल कर पाए और उन्होंने उसमें अपना आश्रय बना लिया। बेसमेंट में सबसे पहले बाढ़ का पानी घुसा। उनके सारे सामान बर्बाद हो गए। पूरी विला पानी में डूब गई। कुछ खिलाड़ियों ने अंडरग्राउंड गैराज में शेल्टर बनाए थे, लेकिन वे भी पूरी तरह पानी में भर गए। ऊपरी मंजिलों पर बने शेल्टर फिलहाल सुरक्षित थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंडरग्राउंड में रहने वाले खिलाड़ियों के पास जो थोड़ा बहुत सामान था, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। हर कोई घबराने लगा। इसी बीच मैं आराम से स्नैक्स खा रहा था और एक लाइव स्ट्रीम देख रहा था। स्ट्रीमर पर्दे के पीछे छिपकर सामने वाली बिल्डिंग को चुपके से फिल्मा रहा था। एक खिलाड़ी अपनी आग वाली शक्ति का इस्तेमाल करके सप्लाई लूट रहा था। भाई, ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, ना ही कॉस्प्ले। ये असली पावर यूजर है। पहले ये हमारे कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी गार्ड था, अब ये दरवाजों को जलाकर तोड़ रहा है। ये इसकी 10वीं लूट है। चैट तेजी से भर रही थी। तो पावर यूजर सच में होते हैं? क्या इसका मतलब है कि प्रलय शुरू हो चुकी है? स्ट्रीमर, सावधान रहो। जब वो उस बिल्डिंग को खत्म कर लेगा, अगली बारी तुम्हारी होगी। क्या आग वाली शक्ति भरोसेमंद है? उस खिलाड़ी की हरकतों ने एनपीसीज को सतर्क कर दिया। तुरंत स्वाट टीम और रेस्क्यू बोट्स कॉम्प्लेक्स में आ पहुंची। उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया, हथियार ताने हुए। स्ट्रीमर के हाथ उत्साह से कांप रहे थे। दोस्तों, मैं पहली बार असली गोलीबारी देख रहा हूं। उस गार्ड की आग की ताकत जबरदस्त थी। उसने कुछ ही सेकंड में स्टील का गेट पिघला दिया। स्वॉट टीम बिल्डिंग में घुस गई। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। अचानक एक आकृति छत से उड़ी और सीधे बाढ़ के पानी में गिर गई। कुछ देर बाद मैंने देखा कि उस खिलाड़ी का नाम ग्लोबल चैट में ग्रे हो गया, मतलब वो मर चुका था। उसी समय चैट विंडो में वांग टांग ने मुझे फिर मैसेज किया, मार्क, चलो टीम बनाते हैं। देखो, हम पुराने क्लासमेट हैं, हमारे नंबर भी पास पास हैं। अगर हम साथ होंगे तो जरूर अंत तक पहुंचेंगे। वो बेशर्मी से बार बार वीडियो कॉल भेज रहा था, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करता रहा। अगर मैं उसके साथ टीम बनाता और अंत में सिर्फ हम दोनों बचते, तो वो अपनी माइंड कंट्रोल पावर से मुझे मारकर खुद जीत जाता।
क्या उसने मेरी समझदारी को कम आंका था या अपनी ही ज्यादा समझ रखी थी? पानी और खाद्य आपूर्ति खत्म हो रही थी। 3 महीनों की बाढ़ ने एनपीसी की उम्मीद पूरी तरह तोड़ दी। आखिरकार कोई और सहन नहीं कर पाया। लोगों ने हताश होकर लूटपाट और आगजनी शुरू कर दी। खिलाड़ी भीड़ में घुल-मिलकर जीवित रहने का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन उनकी क्षमताएं छिपी नहीं रह सकीं। इससे ऊंचे अधिकारियों का ध्यान उनकी ओर गया। उन्होंने सीधे आदेश जारी किया कि सभी क्षमता वाले लोगों को पकड़ो। जो भी पकड़ा गया उसे रिसर्च फैसिलिटी भेज दिया गया। 1 महीने के भीतर 30 खिलाड़ियों की जानकारी सार्वजनिक स्क्रीन पर डाल दी गई। अचानक सभी खिलाड़ी डरे हुए पक्षियों की तरह सतर्क हो गए। इस बीच मैं बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहा था। कभी कभी अपनी सब्जियों को देखता, अपनी हवेली में गेम खेलता और पूल में तैरता। फ्यूचर आइलैंड मेरे लिए स्वर्ग जैसा था। मैं आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं टिकते। आखिरकार मेरा भेद खुल गया। किसी ने गुमनाम रूप से वर्ल्ड चैट में पोस्ट किया, प्लेयर 99 दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। उसने जरूर पहले से कई शेल्टर बना रखे होंगे। प्लेयर 99 को ढूंढो, तभी सब बचेंगे। लंबे समय से शांत वर्ल्ड चैट अचानक फट पड़ा। प्लेयर 99 सामने आओ। तुम अकेले मजे कर रहे हो जबकि हम सब दुख झेल रहे हैं। ऐसे खिलाड़ियों को खत्म कर देना चाहिए। 99 को ढूंढो और जिंदा रहो। सभी खिलाड़ी पागल हो गए। वे मुझे मारने के लिए उतावले थे। मैं तो बस शांति से रहना चाहता था, लेकिन मुझे सामने आना पड़ा। मैंने वर्ल्ड चैट में संदेश भेजा, सभी शांत हो जाओ। मैं ही प्लेयर 99 हूं। तुम्हें शेल्टर चाहिए? मैं दे सकता हूं, लेकिन मैंने केवल 4 देशों में शेल्टर बनाए हैं, ड्रैगन, ईगल, हैंस और कंगारू, और हर शेल्टर में सिर्फ 20 लोग ही रह सकते हैं। मैंने वर्ल्ड मैप पर 4 स्थान चिन्हित कर दिए। तुम 200 से ज्यादा हो, सबके लिए जगह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें शेल्टर के पासवर्ड दे दूंगा। जो पहले पहुंचेगा वही बचेगा। मेरे पीछे मत आना। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला, सभी खिलाड़ी बेकाबू हो गए। अगर वे पहले पहुंच जाते तो बाढ़ से बच सकते थे। रातों रात कुछ खिलाड़ी पहुंच भी गए। ज्यादातर के पास तेज गति वाली शक्तियां थीं। शेल्टर ऊंचाई पर बना था, बाढ़ के पानी से सुरक्षित। जब उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हों। आखिरकार मैंने इन चारों शेल्टर को बेहद शानदार बनाया था। वहां हर तरह की सुविधा मौजूद थी। फ्रीजर में स्वादिष्ट खाना भरा हुआ था। प्लेयर 58 ने गर्व से वर्ल्ड चैट पर लाइव स्ट्रीम शुरू की। कभी नहीं सोचा था कि शेल्टर इतना शानदार होगा। पैसा सच में खुशी खरीद सकता है। अंदर लोग स्टेक और मटन खा रहे थे, रेड वाइन पी रहे थे। टेबल तरह तरह के व्यंजनों से भरी थी। प्लेयर 58 ने बताया कि 12 लोग पहले ही अंदर आ चुके हैं और उन्होंने ड्रैगन किंगडम वाले शेल्टर को लॉक कर दिया है। संसाधन सीमित हैं, अब कोई और अंदर नहीं आ सकता। दूसरे खिलाड़ी अभी भी रास्ते में थे। स्ट्रीम देखकर वे बेकाबू हो गए। शेल्टर के बाहर खिलाड़ी लहरों की तरह पहुंचते जा रहे थे। डूबने या भूख से मरने से बेहतर था कि इस आखिरी मौके को पकड़ लिया जाए। वे अंदर वालों से दरवाजा खोलने की भीख मांगने लगे, लेकिन अंदर के खिलाड़ियों ने सब कुछ मजबूती से बंद कर दिया था। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी जब अंदर वाले जश्न मना रहे थे, मैं अचानक फिर से सामने आया और कहा, क्या यह 20 लोगों के लिए नहीं था? अभी भी 8 लोग और आ सकते हैं। मेरे पास एक और ओवरराइड कोड है। दरवाजे बंद होने के बावजूद मैं अंदर पहुंच सकता हूं। छिपा हुआ दरवाजा दक्षिण पूर्व दिशा में है। दीवार के नीचे जो सजावटी ईंट है उसे घुमाओ, वहीं से गुप्त दरवाजा खुलेगा। बाहर के खिलाड़ी पागलों की तरह उस जगह की ओर दौड़े। जैसे ही उन्होंने उस ईंट को घुमाया, दीवार में सचमुच एक गुप्त दरवाजा खुल गया। खिलाड़ी अंदर घुसने के लिए आपस में लड़ने लगे। आखिरी 8 जगहों के लिए संघर्ष होने लगा। एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की पीछे रह गई, क्योंकि वो धीमी थी। तभी अचानक बेले जमीन से फूटकर बाहर आने लगी। उसने अपनी बाहें घुमाई और सामने खड़ी भीड़ पर बेतहाशा हमला किया, जिससे कई खिलाड़ी तुरंत गिर पड़े। ब्लेड क्षमता वाला खिलाड़ी तेजी से अपने पैरों के नीचे की बेलों को काटकर मुड़ा और हवा की धार से हमला करते हुए बेल वाले खिलाड़ी का गला चीर दिया। ब्लेड खिलाड़ी सबसे पहले दरवाजे तक पहुंचा, ओवरराइड कोड डाला और गेट खुल गया। वो खुशी से अंदर भाग गया। उसके तुरंत बाद एक और खिलाड़ी ने बिजली की ताकत से पूरी भीड़ को गिरा दिया और दूसरा खिलाड़ी भी गेट के अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही तीसरा खिलाड़ी प्रवेश के पास पहुंचा, जमीन पर पड़ा एक खिलाड़ी उसकी टांग पकड़ लेता है। वो घायल खिलाड़ी डरावनी मुस्कान के साथ जहरीले नाखून उसकी जांघ में घोंप देता है। जहर वाला खिलाड़ी मुश्किल से उठकर गेट की ओर भाग ही रहा था कि पीछे से एक स्टील जैसी मजबूत भुजा उसके सीने को चीर देती है। एक एक करके खिलाड़ी अभयारण्य के प्रवेश द्वार पर मरते गए। जीने की चाह ने उनकी आखिरी इंसानियत भी छीन ली।
अब साफ हो गया था कि सिस्टम ने जो शक्तियां दी थीं वे ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को मारने के लिए थीं। अंदर मौजूद खिलाड़ी अब शांत नहीं बैठ सकते थे। उनके पास तेजी से चलने की ताकत थी, लेकिन असली लड़ाई की क्षमता नहीं। अगर वे गेट बंद कर देते और बाहर के मजबूत खिलाड़ियों को अंदर नहीं आने देते तो वे खुद आसान शिकार बन जाते। ब्लेड और बिजली वाले खिलाड़ी जो अभी अभी अंदर आए थे ये समझ गए। उन्होंने तुरंत टीम बना ली और बाहर के खिलाड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसी समय पब्लिक स्क्रीन पर आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे। खिलाड़ियों की मौतें लगातार बढ़ती जा रही थीं। इंसानी स्वभाव हर जगह एक जैसा होता है। बाकी तीनों अभयारण्यों में भी भयानक लड़ाइयां शुरू हो गईं। सभी निगरानी स्क्रीन पर देखने के बावजूद मुझे वांग तांग कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर सोचा, वो भला अभयारण्य में क्यों आएगा? तभी वांग तांग का मैसेज आया, मार्क देखो हमने कभी गठबंधन नहीं किया, फिर भी कितना शानदार साथ दिया। हम तो जन्म से ही सहयोगी हैं। मैंने जवाब दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी पहचान उजागर कर दी, मुझे खतरे में डाल दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो बोला, इतना गुस्सा मत करो। अगर मैंने वो योजना नहीं बनाई होती तो इतने खिलाड़ियों को मरवाना कैसे संभव होता? तुम्हें तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मैंने तुम्हारा मुकाबला खत्म कर दिया। इसी दौरान अभयारण्य पूरी तरह भर गया और गेट अपने आप बंद हो गया। बाहर खून नदियों की तरह बह रहा था। जो अंदर नहीं जा पाए वे बेकार संघर्ष कर रहे थे। अंदर के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। मैं मुस्कुराया, फिर वांग तांग से कहा, अफसोस है कि तुम अभयारण्य में नहीं हो। यह कहकर मैंने एक बटन दबाया। अगले ही पल अंदर दबाए गए 1000 टन विस्फोटक फट पड़े। धमाके की लहर ने बाहर बचे खिलाड़ियों को भी चकनाचूर कर दिया। विस्फोट के बाद खिलाड़ियों की संख्या 116 घट गई। अब केवल 91 खिलाड़ी बचे थे। कुछ देर बाद वांग तांग का मैसेज आया, मैंने तुम्हें कम आंका था। मदद के लिए धन्यवाद। नहीं तो इतने खिलाड़ियों को एक जगह इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन था। जो खिलाड़ी बिना जहाज या विमान के भविष्य द्वीप तक पहुंच सकते थे वे अब खत्म हो चुके हैं। मैंने 1 साल से योजना बनाई थी, कैसे एक ही बार में सबको खत्म किया जाए। वे अभयारण्य ही उनकी कब्र बन गए। शेल्टर एक्सप्लोजन्स इतनी जल्दी खबरों में नहीं आ सकते थे। बाकी बचे हुए खिलाड़ियों को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन वांग तांग को तुरंत समझ आ गया, जिसका मतलब था कि वो दूर से सब कुछ देख रहा था। तभी सिस्टम ने मुझे एक संदेश भेजा, बधाई हो, आप सबसे ज्यादा किल्स करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आपको एक अतिरिक्त इनाम मिलता है। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। देखो, इस प्रलय में हमेशा ताकतवर ही बचता है। 4 महीने बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर गया और डूबी हुई जमीन दिखाई देने लगी। सबने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि आपदा खत्म हो गई है। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि बाढ़ अपने साथ एक प्लेग भी लाई है। कई मरे हुए एनपीसीज ज़ॉम्बी में बदल गए। बधाई हो उन 101 खिलाड़ियों को जिन्होंने पहला चरण अपोकलिप्टिक फ्लड पार कर लिया। अगला चरण है अपोकलिप्टिक ज़ॉम्बीज। अब आखिरकार एबिलिटीज के चमकने का समय आ गया है। वो तथाकथित नंबर 99 अब बचने वाला नहीं है। उसी समय लू रुआन ने मुझे एक प्राइवेट मैसेज भेजा, मार्क, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है। तुम ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में नहीं बच पाओगे। अगर तुम मेरे साथ कुछ सप्लाईज शेयर कर दो और अपनी लोकेशन बता दो तो मैं आकर तुम्हारी रक्षा कर सकती हूं। मैंने धीरे से एक क्वेश्चन मार्क टाइप किया। मेरी एबिलिटी को कम मत समझो। मैं पूरी बाढ़ में सिर्फ उसी की वजह से बची हूं। बेशक मुझे पता था कि वो कैसे बची थी। उसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके लोगों को अपने प्यार में फंसाया और अपने पड़ोसियों से सप्लाईज ठग लिए। जब रेस्क्यू आया तो सबसे पहले उसी को बचाया गया। ये सोचकर मैंने जवाब दिया, सॉरी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा लू रुआन को यह पता होना कि मैं सबसे अमीर आदमी हूं कोई संयोग नहीं था। ज़ॉम्बी वायरस हर महाद्वीप में फैल गया क्योंकि मैंने पहले ही हवाई जहाज़ों और जहाज़ों को नष्ट कर दिया था, जिससे पैसिफिक आइलैंड नेशंस और अंटार्कटिका तक पहुंचने वाले रास्ते कट गए थे। ट्रांसमिशन के रास्ते बंद हो चुके थे। साधारण ज़ॉम्बी से निपटना मुश्किल नहीं था, लेकिन वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। बार बार फैलने के बाद उसमें म्यूटेशंस आने लगे, जैसा मैंने पहले ही अनुमान लगाया था। धीरे धीरे समझदार ज़ॉम्बी और पावर्स वाले ज़ॉम्बी भी सामने आने लगे। अगर कोई ज़ॉम्बी किसी एबिलिटी वाले इंसान का मांस खा लेता तो वो उसकी पावर्स हासिल कर लेता। खिलाड़ियों को समझ आ गया कि बिना अलायंसेस के वे मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक साथ मिलकर बेसेस बनाना शुरू कर दिया ताकि ज़ॉम्बी के हमलों से बचा जा सके। लेकिन ये बेसेस सिर्फ ज़ॉम्बी से ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक दूसरे से भी लड़ रहे थे, सप्लाईज और जिंदगी के लिए। ज़ॉम्बी वायरस का सामना करने के लिए मैंने समुद्र में स्टील के जाल लगा दिए ताकि संक्रमित मछलियां फ्यूचर आइलैंड तक ना पहुंच सकें। ऊपर इलेक्ट्रिक ग्रिड भी लगा दिए ताकि पक्षी वहां उतर न सकें। धूप कुछ मंद सी लगने लगी थी। बारिश के दिनों में मैं अपने अंडरग्राउंड बंकर में ही रहता था। सिर्फ तब बाहर निकलता जब मशीनों की जांच से यह पक्का हो जाता कि बारिश का पानी साफ है। यही सबसे बड़ा असर था जो ज़ॉम्बी वायरस का मुझ पर पड़ा। जमीन पर मौजूद नेटवर्क बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। एनपीसीज अब सिर्फ रेडियो के जरिए संदेश भेज सकते थे। लेकिन मैंने उस पुराने सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास हजारों सैटेलाइट्स थे
जिनकी मदद से मैं पूरी पृथ्वी को रियल टाइम में देख सकता था। जैसा मैंने सोचा था, पक्षी भी वायरस फैला रहे थे। जब ये वायरस कमजोर द्वीपीय देशों तक पहुंचा तो पूरी वो द्वीप तुरंत ही एक जीता जागता नरक बन गया। खिलाड़ियों की संख्या एक एक करके घटती जा रही थी। इस बार संख्या 30 तक रह गई। तभी एक म्यूटेटेड पक्षी ज़ॉम्बी फ्यूचर आइलैंड के ऊपर से उड़ते हुए इलेक्ट्रिक ग्रिड से टकराया और हाई वोल्टेज से तुरंत जलकर राख हो गया। लेकिन उसका एक पंख ग्रिड के एक गैप से अंदर आ गया और नीचे गिरने लगा। जमीन पर गिरने से पहले ही एक रोबोटिक कुत्ते ने उस पर आग की धार छोड़ी और उसे राख में बदल दिया। वो पक्षी जरूर किसी दूसरे प्रशांत द्वीप से आया होगा। उस दिन के बाद से हर दिन बड़े बड़े पक्षियों के झुंड फ्यूचर आइलैंड के ऊपर से गुजरने लगे। इलेक्ट्रिक ग्रिड पक्षियों की लाशों से भर गया था। रोबोट पूरे द्वीप में गश्त कर रहे थे, लाशों को जलाते और ग्रिड साफ करते हुए। अगर फ्यूचर आइलैंड की हालत इतनी खराब थी तो बाकी जगहों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने भयानक होंगे। मैंने रोज समुद्र तट पर टहलना बंद कर दिया और हमेशा के लिए भूमिगत बंकर में रहने लगा। आज नव वर्ष था, लेकिन दुनिया में मेरे अलावा किसी का भी जश्न मनाने का मन नहीं था। मैं अपना नव वर्ष का खाना खा रहा था और प्रलय से पहले का आखिरी स्प्रिंग फेस्टिवल कार्यक्रम देख रहा था। मुझे अपने पुराने परिवार की याद आई, लेकिन अब मैं ही अकेला बचा था। अंदर से खालीपन महसूस होना स्वाभाविक था। मुझे वापस जाना था, मुझे आखिरी तक जीवित रहना था। मैंने अपने नव वर्ष के खाने की एक फोटो खींचकर वोंग तंग को भेजी। 1 मिनट बाद वेंग तंग ने मेरी फोटो वर्ल्ड चैट में पोस्ट कर दी। मैं समझ सकता था कि बाकी खिलाड़ी पागल हो रहे होंगे। गुस्से भरे कमेंट्स आने लगे। प्लेयर 99 तो मजे में जी रहा है, हमें तो एक गरम खाना भी नहीं मिल रहा और उसके पास पूरा खाना है। ज्यादा घमंड मत कर, अगर मिल गया तो मार दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं इंतजार करूंगा अगर तुम मुझे ढूंढ सकते हो। मैंने अपना कंप्यूटर खोला और उन 30 खिलाड़ियों की प्रोफाइल निकाली जिन्हें मैंने इकट्ठा किया था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि प्रलय से पहले ही मेरी नजरें हर जगह थीं। मेरे भाड़े के सैनिकों ने दुनिया भर में फैले खिलाड़ियों को ढूंढकर लंबे समय तक उन पर नजर रखी थी। मुझे हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी पता थी। प्रलय के बाद भी मेरे सैनिक मेरे जमा किए हुए संसाधनों पर जिंदा रहे और मेरे लिए काम करते रहे। मैंने उनके लिए नए संसाधन भी अनलॉक किए। पैसा दुनिया को चलाता है, लेकिन प्रलय में असली मुद्रा संसाधन होते हैं। 3 बड़ी ताकतें उभरकर सामने आईं। पहली थी सेना। उनके पास शक्तिशाली हथियार और अटूट किला था। वांग तांग ने माइंड कंट्रोल के जरिए कमान संभाल ली थी। दूसरी थी ज़ॉम्बी। उनमें एक ज़ॉम्बी किंग उभरा था जो खिलाड़ियों, ज़ॉम्बी और विशेष शक्तियों वाले लोगों को मारकर अपनी ताकत बढ़ाता था। लू यान उसकी सबसे करीबी साथी बन गई थी। तीसरी थी गैंग्स। प्रलय से पहले ही प्लेयर 128 दुनिया के सबसे खतरनाक और अराजक देश में पहुंच चुका था। अपनी शक्ति से उसने गैंग्स को काबू में कर लिया। उसके नेतृत्व में गैंग्स ने लूटपाट करके अपनी ताकत बढ़ाई। बाकी बचे 26 खिलाड़ी इन तीनों में से किसी एक गुट में शामिल हो गए थे। प्लेयर 128 गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित कर सकता था, जो बेहद खतरनाक शक्ति थी। एक के बनाम एक लड़ाई में उसे हराना लगभग असंभव था। फिर भी गैंग्स सबसे कमजोर शक्ति थी। मैंने अपने स्टाइलस से प्लेयर 128 की प्रोफाइल पर टैप किया। तुम सबसे पहले मरोगे। तभी सिस्टम अलर्ट फिर से बजा। 30 खिलाड़ी जीवित हैं, कठिनाई बढ़ रही है, लेवल 3 शुरू हो रहा है, जमी हुई महाद्वीप। कोई तुरंत टूट गया। प्रलय को 1 साल और 5 महीने हो चुके हैं। सबके पास संसाधन खत्म हो चुके हैं। अब अगर एक और बर्फ युग आया तो इस ग्रह पर सब खत्म हो जाएंगे। तभी लू यूरॉन का मैसेज आया। मार्क, अपने मैसेज देखो। जल्द ही इस दुनिया में सिर्फ ज़ॉम्बी बचेंगे और मैं भी बचूंगी। तुम मुझे ठुकराने का पछतावा जिंदगी भर करोगे। उसने अपनी और ज़ॉम्बी किंग की एक फोटो भेजी। ये देखकर मैं मुस्कुराया। तो फिर मैं तुम दोनों को साथ में परलोक भेज दूंगा। बर्फ युग पूरी पृथ्वी पर फैल गया। मेरा उष्णकटिबंधीय द्वीप भी इससे नहीं बच सका। फ्यूचर आइलैंड पर एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। एरियल पावर ग्रिड सबसे पहला शिकार बना। पवन और ज्वारीय ऊर्जा संयंत्रों को भी भारी नुकसान हुआ। सौभाग्य से भूमिगत किले का बैकअप परमाणु संयंत्र अभी भी चल रहा था। सबसे पहले गिरोह टूट गए। उन्होंने नागरिकों के अधिकांश संसाधन लूट लिए। अंदरूनी तनाव बढ़ गया। लगातार संघर्ष होने लगे। जागृत खिलाड़ी एक एक करके मरने लगे। मैंने वर्ल्ड चैनल के जरिए गुप्त रूप से खिलाड़ी 128 को संदेश भेजा। क्या हम टीम बना लें? मैंने तुम्हारे इलाके में हर जगह सप्लाई छुपा रखी है। उन्हें हासिल कर लोगे तो बच जाओगे। कुछ ही देर में खिलाड़ी 128 ने जवाब दिया। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम ज़ॉम्बी किंग को खत्म करो। मेरी वैज्ञानिक टीम ने ज़ॉम्बी का इलाज तैयार किया है, बस इसे उन पर छिड़क दो। लेकिन जैसा तुम जानते हो, मेरी लड़ाई की क्षमता शून्य है।
30 जागृत खिलाड़ियों में तुम सबसे मजबूत हो। सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। हम इंसान ठंड से डरते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी नहीं। जितना ये समय खींचेगा, उतना ही उनका फायदा होगा। चाहे मेरे पास कितनी भी सप्लाई हो, एक दिन खत्म हो ही जाएगी। तब ज़ॉम्बी किंग के साथ खड़ा खिलाड़ी 101 आखिरी विजेता बनेगा। ज़ॉम्बी किंग बहुत शक्तिशाली है। इलाज के बिना कोई भी जागृत खिलाड़ी उसे नहीं मार सकता। मेरे पास इलाज है, तुम्हारे पास शक्तियां हैं। चलो मिलकर ज़ॉम्बी को खत्म करते हैं। मैंने भाड़े के लोगों को इलाज और सप्लाई का एक बैच लेकर भेजा। गिरोह ने उस इलाज को एक ज़ॉम्बी पर इस्तेमाल किया। ज़ॉम्बी दर्द से चिल्लाते हुए खून के तालाब में बदल गया। उसके अंदर का वायरस भी शुद्ध हो गया। 128 लालच में आ गया। अगर इस दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही बचे रहते, तो मेरे लिए उसे मारना बहुत आसान होता। उसके लिए मैं सबसे कमजोर खिलाड़ी था। मेरे साथ गठबंधन करना उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। एक रात सैकड़ों ड्रोन इलाज लेकर झुंड की ओर उड़ पड़े। ज़ॉम्बी किंग लू रुयान को अपनी बाहों में लेकर सो रहा था। उसकी तेज सुनने की क्षमता ने तुरंत खतरे को महसूस किया। वह तुरंत उठ गया और लू रुयान को ठीक से सुलाना नहीं भूला। आसमान से बर्फ के साथ मिला हुआ भारी मात्रा में इलाज गिरने लगा। हर जगह बारिश की तरह बरसने लगा। जो ज़ॉम्बी इसके संपर्क में आए, वे दर्द से चिल्लाने लगे और एक एक करके खून में बदल गए। ज़ॉम्बी किंग गुस्से में पागल हो गया। वह नीचे कूद पड़ा। उसकी हथेलियों से रोशनी की किरणें निकली, जिन्होंने ड्रोन को तोड़ दिया। 128 खिलाड़ियों को लेकर हमला करने लगा। उसने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल किया और ज़ॉम्बी किंग को जमीन पर जकड़ दिया। इतना शक्तिशाली ज़ॉम्बी किंग भी अपनी कलाई तक नहीं उठा पा रहा था। कई खिलाड़ी उस पर टूट पड़े। ज़ॉम्बी किंग के गले से एक भयानक गर्जना निकली। छाया में छिपे ज़ॉम्बी बंदरों की तरह खिलाड़ियों पर टूट पड़े। 128 ने फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। ऊंची इमारतें गुरुत्वाकर्षण से टूटकर गिर गईं। बड़े बड़े पत्थर ज़ॉम्बी पर गिरने लगे। ज़ॉम्बी किंग भी उनके साथ दब गया। 128 विजयी मुस्कान के साथ हंसा। उसे लगा ये पत्थर ज़ॉम्बी किंग को कुचलने के लिए काफी हैं। लू रुयान बालकनी पर खड़ी थी। उसने चेहरा ढककर चीख मारी। 128 ने उंगली घुमाई और उसके पैरों के नीचे की छत टूट गई। वह ऊंचाई से नीचे गिरने लगी। इतनी ऊंचाई से गिरना मतलब निश्चित मौत। लेकिन आखिरी क्षण में ज़ॉम्बी किंग मलबे से बाहर निकला और लू रुयान को पकड़ लिया। उसी समय उसके एक हाथ से अनगिनत धागे निकले और 128 को बांध लिया। 128 का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसे कभी पता नहीं था कि ज़ॉम्बी किंग के पास ये चाल भी है। ज़ॉम्बी किंग ने हल्का सा झटका दिया। 128 का शरीर तुरंत चकनाचूर हो गया। लेकिन ज़ॉम्बी किंग को यह अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर में इलाज भरा हुआ था। इलाज के पैकेट फट गए और उसे पूरी तरह ढक लिया। लू रुयान चीख उठी। असहाय होकर देखती रही कि ज़ॉम्बी किंग खून के तालाब में पिघल गया। वह डर से कांप उठी। ये जगह सच में नर्क बन चुकी थी। वो अपनी जान बचाकर भागी, लेकिन जल्द ही बर्फ में गिर पड़ी। इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं था। एक ऐसी शक्ति जो किसी और के प्यार पर निर्भर थी। आखिरकार वो इतना मजबूत नहीं था कि टिक पाता। 12 और खिलाड़ियों के नाम वर्ल्ड चैट में ग्रे हो गए। मैंने अपनी नोटबुक में एक एक करके उनके नंबर काट दिए। जब मैं नंबर 128 तक पहुंचा, तो उसके सामने उसकी कमजोरी लिखी हुई थी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बहुत कम द्रव्यमान वाली चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकता, जैसे ज़ॉम्बी किंग के रेशमी धागे। मुझे जानकारी के अंतर का इस्तेमाल करके ऐसी लड़ाइयां लड़ना पसंद है जिन्हें मैं हार नहीं सकता। इस समय मेरे पास सिर्फ एक ही विरोधी बचा था, वांग तांग, जिसके पास सेना का नियंत्रण था। वो इस खेल को खत्म करने के लिए बेचैन था। उसने वर्ल्ड चैट में मुझे ललकारा। यह खेल हमेशा से समझदार लोगों के लिए रहा है। मार्क, तुम यहां तक अच्छा खेले हो, लेकिन हर खेल में एक हारने वाला होता है। अभी खुद को खत्म कर लो, मैं तुम्हें यातना से बचा लूंगा। मुझे हमेशा पता था कि तुम्हारे पास भारे के सैनिक हैं, लेकिन वे सेना के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास बस गंदा पैसा है, लेकिन मेरे पास मिसाइलें, विमान और युद्धपोत हैं। तुम जहां भी छिपो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैंने चैट में उसे उल्टा जवाब दिया। वांग तांग की माइंड कंट्रोल शक्ति बहुत ताकतवर थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी। उसे अपनी शक्ति इस्तेमाल करने के लिए सामने आना पड़ता था। जब तक मैं अपने भूमिगत बंकर में था, वो मुझे छू भी नहीं सकता था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो सीधे फ्यूचर आइलैंड पर मिसाइलें दाग देगा। कई मिसाइलें फ्यूचर आइलैंड पर बरस पड़ी। काफी देर बाद भी मैं ऑफलाइन नहीं हुआ। वांग तांग को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मार्क, तुम्हारा ठिकाना काफी मजबूत है। अब मैं खुद आकर तुम्हें बाहर खींचूंगा। वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ वहां आ पहुंचा। मैंने जो रीफ्स लगाए थे, वे उसके सामने कुछ भी नहीं थे। जब वो फ्यूचर आइलैंड पर उतरा, तो पूरा द्वीप धुएं से ढका हुआ था। पहाड़ समतल हो चुके थे, जमीन गड्ढों से भर गई थी और सारी सुरक्षा व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। उसने भूमिगत बंकर के खुले हुए प्रवेश द्वार को देखा और मुस्कुराया, मानो मुझे पहले ही पकड़ लिया हो।
उसने अपने लोगों को भारी हथियारों से प्रवेश द्वार उड़ा देने का आदेश दिया। कई राउंड की गोलाबारी के बाद दरवाजा उड़ गया और अंदर जाने का रास्ता दिखाई देने लगा। मैंने तुरंत उसे वीडियो कॉल भेजी। उसने घमंडी अंदाज में कॉल उठाई और अंधेरी सुरंग को देखते हुए कहा, अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है मार्क। उसने अपने आदमियों को अंदर जाने का इशारा किया ताकि वे मुझे घसीटकर बाहर ला सकें। वीडियो में मैंने शांत भाव से अपने पीछे फैले अनंत अंतरिक्ष की ओर इशारा किया और कहा, किसने कहा कि मैं फ्यूचर आइलैंड पर हूं? अपनी आंखें खोलो और देखो कि मैं वास्तव में कहां हूं। जैसे ही मैंने ये कहा, फ्यूचर आइलैंड पर एक परमाणु विस्फोट हुआ। प्लेयर 100 का नाम आखिरकार ग्रे हो गया। सिस्टम ने तेज विजय धुन बजाई। बधाई हो प्लेयर 99, एकमात्र विजेता युवे ने खेल जीत लिया। वांग तांग के पास एक खास क्षमता वाला खिलाड़ी था जो किसी भी फोटो से सटीक लोकेशन पता कर सकता था। यह क्षमता देखने में बेकार लगती थी, लेकिन वांग तांग को पता था कि इसका उपयोग कैसे करना है। उसने मुझे कई बार वीडियो कॉल भेजी ताकि स्क्रीनशॉट लेकर मेरी लोकेशन ट्रैक कर सके, लेकिन मैंने कभी कॉल नहीं उठाई। बाद में मैंने नए साल की पूर्व संध्या पर उसे एक फोटो भेजी। उसने मुझे बेवकूफ समझकर खुशी खुशी मेरी लोकेशन ट्रैक कर ली और इंतजार करने लगा कि गैंग्स और ज़ॉम्बी किंग खत्म हो जाएं ताकि वो सब कुछ हथिया सके और मुझे उड़ा दे। लेकिन मुझे उसके खिलाड़ियों के बारे में सब पता था। वो फोटो मैंने जानबूझकर उसे फ्यूचर आइलैंड पर लाने के लिए भेजी थी। फोटो भेजने के बाद मैं फ्यूचर आइलैंड छोड़ चुका था। सिस्टम ने मुझे इनाम में एक बार किसी भी जगह तुरंत टेलीपोर्ट होने का मौका दिया, अपने सारे सामान के साथ। इसी तरह मैं एक स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया, लेकिन सिस्टम ने मुझे वापस पृथ्वी पर आने का कोई तरीका नहीं दिया। इसलिए मैं इस इनाम का इस्तेमाल अंत तक नहीं कर सकता था।